नई नवेली बहू हर दिन चादरें बदलती थी, जब तक कि एक दिन सांस कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर खून के दाग देखकर जड़ हो गई। मेरा बेटा आरव अभी अभी शादी के 7 दिन पूरे कर चुका था जब मैंने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी पत्नी मायरा देखने में परफेक्ट लगती थी, संस्कारवान, विनम्र, हर काम में निपुण। सुबह मंदिर में दिया जलाना, बुजुर्गों के पैर छूना और पूरे मोहल्ले में सबको नमस्ते आंटी कहकर मुस्कुराना, सब कुछ जैसे किसी आदर्श बहू की किताब से निकला हो। शादी में रिश्तेदार भी भोले थे, आपको तो लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। और मैंने भी मन ही मन कहा था, सच है। लेकिन हर सुबह मायरा वही काम दोहराती थी। बिस्तर की चादरें, तकियों की खोल, यहाँ तक कि रजाई का कवर भी, सब कुछ उतार कर वह आंगन में ले जाती, कुएं के पानी में भिगोती, साबुन से रगड़ती और फिर दोबारा बिछा देती जैसे कोई अनुष्ठान हो। पहले तो मैंने सोचा शायद सफाई की शौकीन है, पर हर दिन बिना चूके कुछ तो गलत था। एक शाम मैंने पूछा, मायरा बेटा, तुम रोज चादरें क्यों बदलती हो? वह मुस्कुराई, धीरे से बोली, माँ जी, मुझे धूल से एलर्जी है। साफ बिस्तर में चैन से नींद आती है। उसकी आवाज़ मीठी थी, पर मेरे भीतर एक बेचैनी उठी, क्योंकि ये वही नई चादरें थी जो हमने शादी में खरीदी थी। कभी धूल नहीं जमी, न कोई बीमारी, फिर भी वो धोती रही जैसे किसी अदृश्य दाग को मिटाने की कोशिश कर रही हो। मैंने ठान लिया, सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। अगली सुबह मैंने दिखावे के लिए कहा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। दरवाज़ा जोर से बंद किया ताकि उसे लगे मैं निकल गई। फिर धीरे धीरे वापस आई और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। एक तेज धातु जैसी गंध ने मुझे झटका दिया। दिल धड़कने लगा। मैंने चादर उठाई और वही जम गई। गद्दे पर गहरे भूरे धब्बे, खून के निशान, पुराने, सूखे लेकिन फिर भी ताज़ा दर्द की गंध लिए हुए। मेरे हाथ काँप रहे थे जब मैंने बिस्तर के पास की दराज खोली। अंदर पटिया, एंटीसेप्टिक और एक औरत का कुर्ता, पूरा सूखे खून से सख्त हो चुका था। सबूत वही था, किसी ऐसे राज का जो बरसों से किसी ने दबा रखा था। मैं पीछे हटी, सांसें तेज हो गई, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आए। कुछ तो था इस घर में जो ठीक नहीं था। मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आकर बैठ गई। हाथ अब भी काँप रहे थे। आंखों के सामने वही धब्बे घूम रहे थे, सूखा हुआ खून, जैसे किसी चीख को जबरदस्ती चुप करा दिया गया हो। उस दिन मैं किसी से कुछ नहीं बोली। आरव दफ्तर चला गया। मायरा रोज की तरह रसोई में लगी रही, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उसकी हर मुस्कान मुझे किसी नकाब जैसी लग रही थी। रात को जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या मेरा बेटा किसी जुल्म में शामिल है? क्या मायरा किसी डर में जी रही है? या फिर कोई और सच्चाई जो मेरे सोच से भी परे है? अगली सुबह मैंने मायरा को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। तू थकी थकी लग रही है, कुछ परेशानी है क्या? वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ सा चमका। फिर उसने नजरें झुका ली। नहीं माँ जी, सब ठीक है, वह बोली। झूठ मत बोल। मेरे मुंह से अन्यास निकल गया। घर की औरतें झूठ पहचान लेती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी उंगलियां दुपट्टे को मरोड़ने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बताऊं तो क्या आप मुझसे नफरत करेंगी? मेरा दिल बैठ गया। नफरत? मैंने कहा, बेटी, माँ नफरत नहीं करती, डरती है अपने बच्चों के लिए। वह फूट फूट कर रोने लगी।
ऐसा रोना जिसमें आवाज़ नहीं होती, बस कंधे कांपते हैं। माँ जी, उसने सिसकते हुए कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे सबको लगती हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने कहा, पर सच बोलने की हिम्मत परफेक्शन से बड़ी होती है। उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों से रोकी हुई हवा बाहर निकल रही हो। शादी से पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था, वह बोली। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मामा के घर एक आदमी था, उसकी आवाज़ काँप रही थी। सब उस पर भरोसा करते थे। उसने कहा था मुझे पढ़ाई में मदद करेगा, और फिर वह रुक गई। और फिर उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। वह फुसफुसाई, मैंने चिल्लाया, हाथ पैर मारे, लेकिन कोई नहीं आया। मेरे कानों में सीटी बजने लगी, दिल जैसे फट जाएगा। उस दिन से उसने कहा, मुझे खून से डर नहीं लगता माँ जी। उससे मुझे अपनी ताकत याद आती है। मैंने उसे देखा, उसने मुझे मारा नहीं, वह बोली, लेकिन मैंने खुद को मारा। मैंने ब्लेड उठाया ताकि दर्द मेरे काबू में रहे, किसी और की नहीं। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो दाग, मैंने कहा, हाँ। उसने सिर हिलाया, मेरे अपने हैं। जब भी डर बढ़ता है, मैं खुद को चोट पहुंचाती हूँ और फिर उन चादरों को धोती हूँ जैसे अपनी यादें धो रही हूँ। मैं उसे सीने से लगा लिया। मेरी साड़ी उसके आंसुओं से भीग गई। तूने आरव को बताया? नहीं। उसने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे टूटी हुई समझे। उस पल मुझे अपने बेटे पर गर्व हुआ और डर भी। आरव टूटी हुई चीज़ों को फेंकता नहीं, मैंने कहा, वो उन्हें जोड़ता है। शाम को जब आरव घर आया, मैंने उसे बैठने को कहा। माँ, क्या बात है? मैंने उसकी आंखों में देखा। आज तुम्हें सच सुनना होगा, मैंने कहा। मायरा ने खुद उसे सब बताया, हर शब्द, हर आंसू, हर डर। आरव की मुठियां भिज गई। मुझे माफ कर दो, मायरा बोली। मैं डर गई थी। आरव उठकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। माफी, वह बोला। माफी मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारा दर्द पढ़ नहीं पाया। वह रात घर में रोने की थी, लेकिन अकेलेपन की नहीं। अगले दिन आरव ने छुट्टी ली। हम डॉक्टर के पास चलेंगे, उसने कहा। मायरा घबरा गई। नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोग नहीं जीते, मायरा। आरव बोला। हम जीते हैं, डॉक्टर ने कहा। यह दर्द पागलपन नहीं, जख्म है, और जख्म का इलाज होता है। धीरे धीरे मायरा ने खुद को चोट पहुंचाना छोड़ा। चादरें अब भी बदली जाती हैं, लेकिन मजबूरी से नहीं, पसंद से। एक दिन मैंने देखा, गद्दे पर कोई दाग नहीं था और मायरा की आंखों में भी नहीं। महीनों बाद एक सुबह उसने मुझसे कहा, माँ जी, आज मैं चादर नहीं बदलूंगी। मैं मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि आज मैं भाग नहीं रही, वह बोली। उस घर में पहली बार मुझे लगा हम सच में एक परिवार हैं। सीखा हमने इस कहानी से यही है, परफेक्ट नकाब है और सच रिश्तों को मजबूत करता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब कोई औरत अपनी चुप्पी तोड़ देती है। धन्यवाद।